भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब 4 ट्रिलियन डॉलर की बन चुकी है। आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए किस तरह के रोड मैप की जरूरत है, सरकार को क्या क्या पहल करना होगा, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अर्थशास्त्री और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद विरमानी। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। पहला सवाल यह है कि आपका अभी भारत जिस स्थिति में है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, जिस तरह से भारत की रफ्तार अर्थव्यवस्था की आगे बढ़ रही है, आपका क्या प्रोजेक्शन है? कब तक हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे दुनिया? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, पर मैं आपको 2 मिनट लेके समझाना चाहता हूँ। मैं 20 साल से फोरकास्ट कर रहा हूँ इंडिया के और बाकी बड़े देशों के। तो इसमें होता है, जो मैं यूज़ करता हूँ उसको हमने एक इंडेक्स बनाया है, वीआईपी इंडेक्स, जिसमें पीपीपी यूज़ की जाती है। पर कैपिटा इनकम पीपीपी सारे दुनिया की हम करते हैं, मैं करता हूँ पर्सनली। तो जो जब 2024 का डेटा आ गया था जनवरी फरवरी में, तो हमने ये वीआईपी इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक पावर है, तो उसको फोरकास्ट किया था फिर से। तो वो बता रहा था कि हम इंडिया जापान से इकोनॉमिक पावर एज मेजर्ड बाय इंडेक्स ऑलरेडी ऊंचा हो गया था। पर जो फोरकास्ट होता है, जो वो लोग डिस्कस करते हैं, वो यूएस डॉलर में होता है। तो उसका मैंने कहा था कि 2025 में हम वो स्थिति आ जाएगी। तो इंडेक्स 2024 में ही ज़्यादा हो गया, 2025 में जो डॉलर वैल्यू है वो भी ज़्यादा हो जाएगी इंडिया की, तो 4 पहुंच जाएंगे। पर वो और फिर अप्रैल में आईएमएफ ने भी नंबर्स दिए 2025 के, जिसमें उन्होंने दिखाया और दे बेसिकली कंफर्म जो मैंने फोरकास्ट दिया था कि इंडिया की पोजीशन 5 से होके चौथे पे पहुंच जाएगी 2025 में। तो दैट आई एम कॉन्फिडेंट विल हैपन इन 2025। और आगे जाएं तो जो आईएमएफ है वो 5 साल के फोरकास्ट देता है हर कंट्री के। तो उसके हिसाब से अब 28 में हम तीसरी दर्जे पे पहुंच जाएंगे। मेरे जो एस्टिमेट्स हैं कि हो सकता है कि 27 से भी हो जाए। तो आप समझ लीजिए या 2027 या 2028 में हम तीसरी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था कि फिर आगे क्या आपको लगता है कि रोड मैप होना चाहिए? क्योंकि अब चुनौती बड़ी होती जाएगी जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे। तो अगले 2027-28 तक आप कह रहे हैं कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान अगले 3 साल में भारत को और किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? देखिए, विकसित भारत जो प्रोसीजर जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो कई सालों से बोल रहे हैं विकसित भारत। तो उसके धारण नीति ने भी सजेशन दिए हैं, सब डिपार्टमेंट्स, सारे मिनिस्ट्रीज वगैरह, तो वो सब लगे हुए हैं। वो कई 2 बजट्स में प्रधानमंत्री जी ने बताया है, कोई चीज़ें अनवेल हो गई हैं, कई हो रही हैं, 1 ईयर प्लान, 3 इयर्स एट्सेट्रा। सो कई चीज़ें हैं। और अभी आपको याद होगा कि शनिचरवार को विकसित राज्य विकसित भारत का हुआ है, तो सारी स्टेट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। नीति ने भी कई स्टेट्स को के साथ कोलैबोरेट करके उनकी अपनी विजन्स बनाई हैं। तो ये प्रोसेस कई सालों से चल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का आइडिया है कि सारे लोग, ये पीपल्स मूवमेंट हो, सब स्टेट्स इन्वॉल्व हों, डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व हों, तो सब कर रहे हैं। तो ये खाली नीति का इशू नहीं है। पर मैं थोड़े से चीज़ें जो उसमें से निकली हैं, जो हम भी सोचते हैं, वो बता सकते हैं। वैसे तो फोकस सब चीज़ों पे है। तो अगर हम अगले 3 साल से की बात करें, तो आप 2-3 चीज़ें मैं संक्षिप्त में बता सकता हूँ। एक तो है यूटिलाइजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड्स। सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में FLN आपने सुना होगा, फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी 100% होनी चाहिए। जो नए बच्चे निकल रहे हैं, नहीं तो कैसे बढ़ाई होगी। जॉब स्किलिंग पे वैसे तो बहुत देर से स्कीम्स वगैरह निकल रही हैं, स्किल इंडिया वगैरह, पर ये पिछले 2 साल में और जोरी से
काम चल रहा है और इसकी अप्रिसिएशन बढ़ रही है, क्योंकि लोग सोचते थे बस खाली एजुकेशन होती है, जॉब स्किल्स कोई मतलब नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं लोग सोचते थे। पर हम कह रहे हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खाली एजुकेशन से काम नहीं बनता। क्योंकि आप कई बार एजुकेशन लेते हो, एक क्रेडेंशियल होता है जिसका पीस ऑफ पेपर। तो एक उदाहरण दूं, जैसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, सब ग्रेजुएट्स हैं, पर इंजीनियर का काम ही नहीं कर सकते, जॉब स्किल। सो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है विमेंस पार्टिसिपेशन। तो विमेंस अगेन कितनी बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ वो तो है, पर इशू है कि किस तरह उनको लेबर फोर्स में लाया जाए और किस तरह, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में हो तो क्या चीज़ें नेसेसरी हैं। अगेन मैं थोड़ी उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं, जैसे हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट का हमें इकट्ठा देखना पड़ता है कि अगर वो फैक्ट्री जा रही हैं, अगर रहेंगी कहाँ, और ट्रांसपोर्ट घर से जाएंगी तो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, अगर वहाँ रहेंगी फैक्ट्री में तो फैक्ट्रियों को अलाउ करना पड़ेगा हाउसिंग। सो ये, और फाइनली अगेन एज अ एग्जांपल दूंगा कि हम ईओडीबी की तो बहुत देर से पास बात हो रही है, पर और कई चीज़ें हुई हैं, लॉज, रेगुलेशन एट्सेट्रा, पर हम देख रहे हैं कि उनको ग्राउंड तक पहुंचना चाहिए। तो क्या कमियां रह गई हैं, क्या, और जहाँ पे एम्फोसिस हम देखते रहते हैं कि किस तरह कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये मैं 2-3-4 चीज़ें उदाहरण दे रहा हूँ। जी, तो इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था कि प्रधानमंत्री ने जब नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल को एड्रेस किया तो उन्होंने कहा कि विकसित राज्य बहुत ज़रूरी है भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि विकसित भारत का जो एक बड़ा लक्ष्य तय किया है प्राइम मिनिस्टर ने 2047 तक, आपका क्या आकलन है अगले 20-22 साल में भारत को किस रफ्तार से आगे बढ़ना होगा? तो विकसित जो देश है उसकी वो विकसित बनेगा जब राज्य बनेंगे, ये प्रधानमंत्री जी ने कई बार ही बोला है। तो इसका मतलब क्या है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है? तो कई चीज़ें होती हैं, जैसे आप देखो इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। इनकम टैक्स के जो इम्प्लीमेंटेशन ईओडीबी वो सेंट्रल है। जीएसटी जो है वो कंबाइंड है स्टेट्स और सेंटर का। तो पर अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना हो तो वो सब एक्शन स्टेट में होती है। अगर उसका ज़मीन खरीदनी हो या ज़मीन का बदलना हो, बिजली, पानी, सब कुछ एक्शन जो है वो ग्राउंड लेवल पे स्टेट्स में होती है। तो अनलेस स्टेट्स उसका एफर्ट करेंगे, उसको स्किलिंग जैसे लोकल होती है, आपकी अगर टेक्सटाइल की यूनिट है तो वहाँ पे स्किलिंग टेक्सटाइल रिलेटेड होगी, कहीं और पे इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक। सो सारी वेरिएशन, ये सारी एक्शन अगर मैं कहूँ तो अल्टीमेटली तो स्टेट्स में होती है, राज्यों में होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये राज्य अपना वो समझ रहे हैं, पर अगेन एम्फोसिस की बात होती है। मुझे एक वर्ड आप बताएं, मैं कहूँगा हाँ हाँ मुझे पता है, पर उसको एक्चुअली अप्रिशिएट करना और उस पर एक्ट करना, तो हम आई मीन ये सबका काम है, यू नो। सो दैट इज़ व्हाट, मतलब वो जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये मैसेज प्रधानमंत्री जी ने कई बार ही दिया है, फिर उस पर दिया था कि सबको मिलके काम करना पड़ेगा। मिलके काम करना पड़ेगा। तो रफ्तार क्या होनी चाहिए अगले 2 दशक में? क्या आपका कोई आकलन है कि अगर भारत को विकसित देश बनना है तो किस रफ्तार से आगे बढ़ना होगा? हाँ, तो वो भी प्रोजेक्शन की हैं, मतलब डिफरेंट प्रोजेक्शंस हैं, डिफरेंट लोगों ने की है। डेफिनेटली मेरा अपना कहना है कि तकरीबन हमारा अगर हम अगले 3-4 साल तकरीबन 6.5 to 7% तक ग्रो करते रहें और उसको सस्टेन कर सकें, तो हम 2047 तक विकसित बन सकते हैं। और इसका अगर हम तो OECD के प्रोजेक्शन लें, चीन के और देशों के, तो इसका एक और इम्प्लीकेशन होगा कि जो गैप है चीन और भारत का, वो भी क्लोज होता जाएगा। तो अगर एवरेज हमारी अगर 6.5% हो अगले 25 साल, हाँ 22 समझ लीजिए, तो और
जो चीन का है वो OECD प्रोजेक्शन के समान हो तो गैप ये हो जाएगा क्लोज 2050 तक। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि इंडिया कैन कैच अप विद चाइना बाय 2050, 2050 तक हम चीनी अर्थव्यवस्था के साइज के बराबर तक पहुंच सकते हैं। हाँ हाँ, बेस्ड ऑन हमारी प्रोजेक्शन, जो मेरी प्रोजेक्शन, आई मीन एज आई सेड कि बहुत सारी प्रोजेक्शंस हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, सब ने प्रोजेक्शन वर्ल्ड बैंक ने दी है। हाँ, तो मेरा असेसमेंट तो यही है कि जो गैप है, हम अगर सस्टेन्ड, वो ये सस्टेन्ड फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ, जो हमारा गोल है हमारे देश का, कि फास्ट सस्टेन्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। आपको पता ही है कि इंडिया हैज़ बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी काफ़ी देर से, 5-10 सालों से है। तो उसको उस लेवल पे, एग्जैक्ट लेवल पे नहीं, पर उसको सस्टेन करना पड़ेगा। फास्ट सस्टेनिंग, एक ये चीज़ लोग रियलाइज़ नहीं करते कि जब दूर का गोल हो तो सस्टेनिंग ग्रोथ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोग सोचते रहते हैं हम 6.5 पे हैं तो 7 पे ग्रो करो, 7 पे हैं तो 7.5, ऐसे नहीं होता। अगर आप सस्टेन करेंगे 6, इवन 6.5 और 7 पे तो बहुत जल्दी हो जाएगा फिर, पर अगर 6.5 भी सस्टेन करें तो नॉट ओनली गैप क्लोज होगा, ये जो विकसित की बात करते हैं, वी कैन बिकम जिसको कहते हैं अपर मिडिल इनकम कंट्री बाय अराउंड 2030 के करीब 2030-31, और एंड हाई इनकम कंट्री बाय 2047-2050। सो नॉट ओनली वो गैप क्लोज होगा, पर हमारा इनकम लेवल विल बिकम, जो क्लासिफिकेशन की बात मैं कर रहा हूँ, हाई इनकम कंट्री। एक आखिरी सवाल, भारत और अमेरिका ने तय किया एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए। टैरिफ्स को लेके कई स्तर पे बातचीत चल रही है, पॉलिटिकल लेवल पे, ऑफिशियल लेवल पे। आपको लगता है कि इस तरह के जो समझौते भारत कर रहा है, कई यूरोपीय देशों के साथ भी बातचीत हुई, कुछ के साथ फाइनल हो चुका है, मिडिल ईस्ट में कुछ देशों के साथ हमने किया है, आपको लगता है कि इससे एक रफ्तार मिलेगी, भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्रो करने में मदद मिलेगी? राइट। सो एक मैंने बात जो ब्रॉडर मैंने कहा, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड को हमें यूज़ करना, जो मैंने पहले बताया है, और दूसरी चीज़ यही है जो आपने बिल्कुल सही पूछा है, अगले 3 से 5 साल के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे जोर है। अगेन गवर्नमेंट ने बोला है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर हो सकता है, और मैन्युफैक्चरिंग तभी होगा जब कंपटीशन कर सकेंगे। जो सप्लाई चेन्स चीन में वो मोनोपोलीज हो गई हैं, उसका बहुत रिस्क है। सब दुनिया में लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि सारा कुछ अगर चीन से इंपोर्ट करना होगा तो बहुत रिस्की हो जाता है। तो वो ढूंढ रहे हैं, China+1, China+N की बात हुई है, तो डेफिनेटली तो हमारी स्ट्रेटजी यही है। ऑफ कोर्स स्ट्रेटजी का वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, सब लोग नहीं करते, क्योंकि हम, दैट इज़ हाउ वी थिंक एज इकोनॉमिस्ट। तो स्ट्रेटजी, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी इन माय व्यू इज़ कि ये जो FTAs जो हैं वे डेवलप कंट्रीज, जहाँ डिमांड है, जहाँ से FDI आती है, और ये मैंने पेपर्स में लिखा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर UK का तो हो गया है, अब लगता है BTA का जून जुलाई तक हो जाए, EU का हो जाए। हाँ, पर वो फोकस वही है ना, अगर मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन पार्ट हो जाए तो उससे अनसर्टेनिटी जो है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी इतनी बड़ी हुई है, वो कम हो जाती है। तो इट इज़ टू फोल्ड। एक तो होता है टैरिफ की हम बात करते हैं, वो कम हो जाएंगे, पर दूसरा है जो अनसर्टेनिटी कम हो जाती है, क्योंकि लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो सर्टेनिटी चाहते हैं कि ये हो गया फ्रेमवर्क, अब इस फ्रेमवर्क में हम आके यहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये टैरिफ को लेके जो एक अनसर्टेनिटी थी, आपको लगता है इस तरह के इश्यूज को एड्रेस करना जो ग्लोबली इतनी अनसर्टेनिटी है कि लोग इन्वेस्ट कहीं भी, सब जगह कम कर रहे हैं। जो जनरल अनसर्टेनिटी की बात कर रहा हूँ, एक तो डायरेक्ट टैरिफ होता है ना जो हमारे पे लगता है, पर जो जनरल अनसर्टेनिटी है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि एक फ्रेमवर्क बन जाता है। तो फ्रेमवर्क में कहते हैं हाँ, ये फ्रेमवर्क 10, 20, 25 साल रहेगा, अब हम कंफर्टेबली यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में मेरे कैमरा सहयोगी जय नारायण के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।